चलिए आज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का फोर्थ पार्ट है। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है ये सारा मैंने पहले लिखवा दिया था इस चैप्टर का, जब तो पूरा सिलेबस के अनुसार चल रहा है। ये मेन आपका स्कूलिंग के लिए काफ़ी बेहतर वीडियो है, जहाँ पर आपको नोट्स भी मिलेगा प्लस कंसेप्ट भी लाइन बाय लाइन मिलेगा। चलिए देखते हैं कि हम लोग ये जानते हैं कि कॉम्बिनेशन जब एलिमेंट आपस में कंबाइन करता है तो कंबाइन करने के बाद क्या बनाता है, वो कंबाइन करने के बाद बनाता है कंपाउंड। ये जो कंपाउंड बनाता है तो इसके पीछे कई रूल लॉज लगे हुए रहते हैं। वो मेन लॉज, उसमें से कुछ खास जो है आपके पास, वो है 5, जो आज हम 5 के बारे में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ चुके हो, इसको 9th क्लास में आप लोग। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी पढ़ चुके हो। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गेल-लुसेक लॉ ऑफ गैसेस, वॉल्यूम्स, एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है। ये 5 हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब मैटर। इसको हम लोग को सबसे पहले आगे पढ़ाने वाला नाम क्या था, उनका नाम था एंटोनी लावोजियर। क्या नाम था? इन्हीं को केमिस्ट्री का फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, पढ़े होंगे आप लोग। नहीं, इन्होंने कहा क्या था कि मैटर को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। दैट मीन्स इसको अगर इन शॉर्ट अगर यहाँ पर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे इन शॉर्ट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ऐसा नहीं कि आप सामान कुछ अधिक दे दिए प्रोडक्ट कम, नहीं। जितना सामान लीजिएगा रिएक्टेंट उतना ही आपको प्रोडक्ट मिलेगा। नहीं, थोड़ा सा रिएक्टेंट लीजिएगा सोचिए ज्यादा प्रोडक्ट, ऐसा नहीं होगा। हमेशा याद रखिएगा, जितना मास का ना तो हम लोग निर्माण कर सकते, क्रिएट कर सकते, ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को आप लोग देखिएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल जिसको मैंने रेड कलर से कर दिया है। चलिए मैं चेक करता हूँ क्या ये सही है कि नहीं, ये लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग पहले यहाँ निकालते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, नहीं कितना होगा, तो बोलता है 1.7 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट। 1.7 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट, फार्मूला नहीं आता उनके लिए बता रहे हैं, डरना नहीं है, लिख दो 1.7 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट लिए। 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिजोल्व कर दिए, वाटर में इसको डिजोल्व कर दिए। वाटर कितना हो गया, 100 ग्राम वाटर है, इसमें डिजोल्व कर दिए। इस टेकन ले लिए, ये हो गया रिएक्टेंट साइड में, ये हो गया रिएक्टेंट साइड में। और क्या बोलता है 0.585 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। चलिए ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड तो लिख ही सकते हो, NaCl। ये हो गया, कितना ले रहे हैं 0.585 ग्राम प्लस, और क्या ले लिए डिजोल्व इन 100 ग्राम वाटर। ये भी 100 ग्राम ऑफ वाटर में इसको भी हम लोग क्या किए, मिला दिए। दैट मीन्स हम लोग का 2 टेस्ट ट्यूब तैयार हो गया है। एक टेस्ट ट्यूब, पहला जो टेस्ट ट्यूब तैयार हुआ प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उसमें सिल्वर नाइट्रेट लिए थे, उसमें 100 ग्राम ऑफ वाटर ले लिए, नंबर 1। सेकेंड हम लोग टेस्ट ट्यूब क्या लिए, सेकेंड टेस्ट ट्यूब में हम लोग ले लिए क्या, NaCl ले लिए, और इस वाटर में इसको डिजोल्व कर दिए 2। अब क्या बोलता है इज एडेड टू इट, ये उठाकर इसको इसमें हम लोग आपस में मिला दिए। मिला देने के बाद टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा रिएक्शन, तो कितना हो गया 1.7 ग्राम प्लस 100 ग्राम ये पानी वाटर 0.585 प्लस 100, देखो चारों को जोड़ के कितना होता है 100 100 200, 200 वाटर ही हो गया, 1.7 आपका हो गया सिल्वर नाइट्रेट, और 0.585 हो गया सोडियम क्लोराइड। तो टोटल हो गया 5 8 7 5 12 2 1 1 1 2 202, कितना आ गया 202.285। ये आपका टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट हो गया। अब टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, देखिए प्रोडक्ट क्या अब मिल रहा है, प्रोडक्ट भी दिया हुआ है कि 1.435 ग्राम सिल्वर क्लोराइड मिल गया, 1.435 ग्राम सिल्वर क्लोराइड मिल गया, प्लस 0.85 मिल गया सोडियम नाइट्रेट। अब इन दोनों को जोड़ के ऐड करके देखो 1.435 और 0.85, देखिए तो क्या आ रहा है 5 5 5 3 8
84282 आ रहा है 2.285 प्लस पानी भी तो 200 ग्राम था, तो पानी भी हम लोग डाले, सॉरी, तो क्या हो गया 202 पॉइंट, अभी तो हमारा दिमाग खराब हो गया, 285। वाटर भी तो था, जाहिर सी बात है रिएक्शन डाले प्रोडक्ट में पानी कहाँ जाएगा। तो ये टोटल आपका क्या मिल गया 202.85, 2.285, 202.8285 और 202.285। देखो तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल आ गया, ये दोनों इक्वल आ गया। दैट मीन्स ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। ये हो गया हम लोग का पहला पार्ट कंप्लीट। ठीक है, आप लोग अगर नहीं होगा तो इसके नीचे बना के इस चीज को दिखला दीजिएगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अब बोलता है लॉ ऑफ डिफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, दोनों सेम है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसको देने वाले का नाम क्या था, जोसेफ प्राउस्ट। क्या नाम था, जोसेफ प्राउस्ट। उन्होंने कहा था कि ये सिंपल है, अब तुम वाटर अपनी यहाँ का लो, मेरी यहाँ का लो, अमेरिका का लो, जापान का लो, नहीं, उसमें क्या होगा, उसमें जो एलिमेंट है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ में कुछ और रहेगा, आपके यहाँ भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो अमेरिका जापान में जो लीजिएगा वो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलेगा। ठीक है, अगर कहीं और दूसरे प्लेनेट या यूनिवर्स में मिलता है वाटर, तो उसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही वाटर मिलेगा, जिसमें इसका मास 2:16 1:8 में हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा, तो यहाँ भी 1:8 के रेशियो में होगा, यहाँ भी 1:8 में ही होगा। इनका डिफिनिट प्रोपोर्शन होगा, कभी भी चेंजिंग नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल CO2 कई मेथड से बनाया जाता है, ठीक है, कोई भी मेथड से बनाओ, उसमें जो एलिमेंट होगा बिल्कुल कार्बन ऑक्सीजन ही होगा, जिसमें कार्बन का मास होता है 12, इसका होता है 32, 12:32, 12:32 ही होगा। या फिर इसको बोलो 4×3=12, 4:3:8 में ही कार्बन ऑक्सीजन होगा। यही है आपका लॉ ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखिए नोट्स के टाइप का इसमें लिखा हुआ है कि आप लोग को दिक्कत नहीं हो, समझते जाइए, नोट्स भी बनाते जाइएगा, ठीक है, ताकि जब कॉपी पढ़िए तो कॉपी पढ़ सकिए, मतलब उसको समझ में आ जाएगा। A given compound always contain exactly the same proportion of elements by weight. weight से उनका proportion क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, वो प्राउस्ट जो वर्क किया था, ये ऑक्सीजन का भी खोजने वाला इसी को माना जाता है। इसने 2 सबस्टांस के ऊपर किया था। पहला था क्यूप्रिक कार्बोनेट, नहीं, जो कि नेचुरल रूप में मिलता है, और एक जिसको लैब में बनाया जाता है। जब दोनों में कार्बन, कॉपर, ऑक्सीजन और कार्बन का एलो परसेंटेज चेक किया, तो क्या देखता है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे सिंथेटिक हो, दोनों केस में क्या था, सबका परसेंटेज सेम। इसमें भी नेचुरल वाले में भी कॉपर 51.35 था, ये भी 51.3 था, 9.74 परसेंटेज सबका सेम है। नहीं, कोई भी इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, ये मायने रखता है आप नेचुरल ले रहे हो सिंथेटिक, आपको आएगा कंपोजिशन सेम, इसलिए इसको लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन भी कहा जाता है। अब आता है CO2। CO2 को हम लोग 3-4 तरीके से बना सकते हैं, जो आपको दिए हैं। CaCO3 को हीट कर दो तो CO2 मिल जाएगा, Na2CO3 को करो, इसी तरह सारे में आपको CO2 तो मिलता है चारों केस में। और चारों केस में जब आपको CO2 मिलता है, आप उसमें चेक करोगे तो हर हालत में वहाँ जो प्रोपोर्शन रहेगा कार्बन ऑक्सीजन का, वो 3:8 ही रहेगा। नहीं, ये सब तो हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे, इसलिए इसमें ज्यादा हम समय नहीं दिए। अब ध्यान दीजिएगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या देने वाला कौन था, ये था डाल्टन इसको दिया था, और एक बोला था क्या कि अगर 2 एलिमेंट्स किसी एक ही एलिमेंट से कंबाइन करते हैं, ठीक है, 2 एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं, उसमें एक कोई एलिमेंट का मास को फिक्स रख दिया जाए, ठीक है, तो दूसरा जो एलिमेंट है, ठीक है, समझिए यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन से, यहाँ बना दिया H2O, और हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन से, यहाँ बना दिया H2O2। तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है इसका, 2 ग्राम, ठीक है, इसको बैलेंस करो, 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो इसको कहते हैं हाफ O2, तो हो जाएगा कितना, 2 ग्राम प्लस O2 तो हो जाएगा क्या, जल्दी बताओ,
हाफ सही है ना। तो मतलब होता है कितना 16 32, हाफ कर देंगे तो हो जाएगा 16 ग्राम। क्लियर है। तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया, 2 से इंटू करेंगे 32 इंटू हाफ है तो हाफ से कट गया कितना है 16 ग्राम। ठीक है। यहाँ 2 ग्राम हाइड्रोजन लिए थे, यहाँ 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके H2O बना रहा है। यहाँ पे देखो 2 ग्राम बैलेंस ऑलरेडी, यहाँ पर ये हो गया 32 ग्राम। यहाँ पर भी देखो हाइड्रोजन का मास दोनों केस में, यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना है 2 ग्राम है, हाइड्रोजन का मास कितना है, दोनों जगह हाइड्रोजन का मास क्या है फिक्स है, यही तो लिख रहा है। इफ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, अगर एक से अधिक कंपाउंड बनाता है, ठीक है, द मासेज ऑफ 1 एलिमेंट, किसी एक का मास दैट कंबाइन विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर, फिक्स्ड मास ऑफ द अदर। देखो हाइड्रोजन का मास फिक्स है, इसमें भी 2 ग्राम इसमें भी 2 ग्राम, नहीं तो ये जब भी कंबाइन करेगा अदर जो एलिमेंट रहता है वो होल नंबर में रहेगा। क्या रहेगा, वो होल नंबर में रहेगा। कहने का मतलब यहाँ ऑक्सीजन जो कंबाइन कर रहा है देख लो 16:32 1:2 के ग्रुप में, नहीं ये हमेशा होल नंबर में ही रहेगा। यही था मल्टीपल प्रोपोर्शन। नहीं एक और एग्जाम्पल अगर बोलोगे तो लेते हैं, चलो बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, चलो बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल हम दे दिए, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, देख लो 2 ग्राम 16 ग्राम 32 ग्राम, समझ में आ रहा है। चलो एक और एग्जांपल देते हैं, नाइट्रोजन का हम लोग ले लेते हैं। नाइट्रोजन बहुत सारा ऑक्सीजन से जब कम रिएक्शन करता है ना बहुत सारा कंपाउंड बनाता है। चलिए देखते हैं इसमें, समझिएगा। नाइट्रोजन 14 2 जा 28 कितना है, नाइट्रोजन इसमें है 28 और इसमें नाइट्रोजन N2 है 28, इसमें नाइट्रोजन 28 यहाँ भी 28, नहीं और इसमें देख लो ऑक्सीजन जो कंबाइन किया है, ऑक्सीजन का सारे में देख लो कितना होगा सारे केस में। इसमें ऑक्सीजन कितना है 1 मतलब 16, 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 13, 2 3 है तो 48, 4 है तो 64, 5 है तो 80। क्या बोलता है, अगर किसी दो एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहा है उसमें से एक के मास को फिक्स मान लिया जाए तो दूसरा जो एलिमेंट का मास का जो रेशियो का होल नंबर में देखो तो है 1:2:3:4:5 में है। तो ऑक्सीजन है ना 1:3 वो किस में है, ऑक्सीजन 16:32:48:64:80 मतलब 16 कर दो 1:2:3:4:5 है। तो बिल्कुल उसी तरह। क्लियर है यहाँ तक, ये भी तो इजी था ना, ये समझ में आ गया। अब आता है गेल-लुसाक लॉस ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, इसी को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के एक्सप्लेन कर दिया है, वो गाड्रो का लॉ बन गया था। ठीक है, गेल-लुसाक ने दिया था इसलिए गेल-लुसाक लॉ बताते हैं यहाँ पर। देखो इसमें क्या बोलता है ना कि मान लो कि व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड, मान लो कि गैस कंबाइन कर रहा है या फिर बन रहा है, गैसेस कंबाइन कर रहा है या फिर बन रहा है, दोनों केस के लेके चलता है। नहीं तो वो जब भी करेगा वो हमेशा क्या कहता है, सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेज आर एट सेम। देखो टेम्परेचर अलग अलग रखोगे तब रिजल्ट कुछ और आएगा, तो इस चीज को याद रखना, इसको लिखना जरूरी है। प्रोवाइडेड वहां पर शर्त क्या बोलता है, शर्त यही बोलता है कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों सेम होना चाहिए। अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम नहीं रहा तो प्रॉब्लम में आएंगे, आना ही आना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, जैसे निकालो हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, दोनों कंबाइन किया, वाटर का वेपर H2O वेपर बना दिया। यहाँ पे क्या है 100 ml, ये क्या है 50 ml, दोनों का रेशियो निकाल कर देखो, दोनों गैस, तीनों को निकालो। नहीं यार तुम छोड़ दो यहाँ पर, हम लोग इतना क्यों करें, तीनों का निकाल दो। क्या बोलता है, प्रोड्यूस्ड भी तो गैस ही हो रहा है, वाटर वेपर हो रहा है, H2O तो इन्हें बन रहा है। चलो हम लोग इसका निकालते हैं रेशियो, क्या होता है, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, ये जो बना सब क्या हो गया, सिंपल रेशियो में होता है। देख लो ये क्या हो गया 100:50:100 मतलब 2:1 आ तो रहा है। फिर द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पर कर दी, तो अब लोग ये कर लेना। ठीक है,
क्योंकि गैस ही बन रहा है ना, तीनों कर देना। एनसीईआरटी में 2 ही दिया हुआ है, आप लोग इसको इस प्रकार से लिखिएगा 2:1:2। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और क्लियर होगा। ठीक है, सारे का देखो आपके सामने यहाँ पर तो H2 और Cl2 गैस है, इसका 1 वॉल्यूम मान लो 1 है, या बैलेंस किए 1 है, ठीक है, समझ में आ रहा है, 2 वॉल्यूम। तो इसमें रेशियो निकालो ना इसका सभी का, क्या रहा 1:1:2, इसको बैलेंस करो H2 + O2 तो H2 2:1:2, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन देखो 2:1:2, नाइट्रोजन इसको बैलेंस करके देखो तो क्या हो जाएगा 1 वॉल्यूम इसका हो गया, 3 इसका है, इसका 2 तो 1:3। हर बार तो रेशियो देखो तो सिंपल रेशियो में आ रहा है ना, तो नंबर क्लियर है। तो इजी तो था, जानबूझ के हम 2-2 नंबर, ये थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ा दिए हैं, जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी इसको देखिए। एक तरफ डाल्टन क्या बोला था, इसके बाद अगला टॉपिक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, तो यहीं पे हम शुरुआत करते हैं। बोलता है कि एलिमेंट्स रिएक्ट्स विद ईच अदर इन द सिंपल रेशियो ऑफ देयर एटम्स। सिंपल रेशियो ऑफ देयर एटम्स मतलब उनके बीच रेशियो जो रहता है 1:2 होगा, 1:3, 1:, पॉइंट में नहीं होगा, ये बताया था। और ये भी क्या बोला था गेल उससे कि गैसेस कंबाइन इन सिंपल रेशियो ऑफ देयर, मतलब ये भी सिंपल रेशियो ऑफ देयर एटम वर्ड बोला, और ये क्या बोला गैसेस कंबाइन इन सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, गेल उससे बोला। अभी क्या किया कि बर्जिलियस इन एन अटेम्प्ट टू कोरिलेट, ये एक रिलेशन निकालने लगा किसके किसके बीच में, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, गेल उससे। और क्या डेफिनेशन दे दिया, बोल दिया अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स, सेम नंबर ऑफ एटम्स। ध्यान दीजिएगा, ये डेफिनेशन कौन बोल दिया है, ये बोल दिया है बर्जिलियस, और ये गलत होने जा रहा है। क्यों गलत होने जा रहा है, एज इट फेल्ड टू इंटरप्रेट द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये एक्सपेरिमेंट जब किया गया, डाल्टन जो बोला था ना कि एटम इंडिविजुअल होता है, उसको एक्सप्लेन करने में ये क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि ये अंतिम वर्ड क्या बोला हुआ है, देखो ध्यान से, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स, सेम नंबर ऑफ एटम्स वर्ड बोल दिया है, नहीं। चलिए देखते हैं, आप हाइड्रोजन एग्जाम्पल ले रहे हैं, कैसे गलत हुआ उसको देखिएगा। हाइड्रोजन सही है, क्लोरीन सही है, नहीं, हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया, क्या बन गया 2 वॉल्यूम, ठीक है। इसका n एटम लिए, इसका n एटम लिए, तो कितना बनेगा 2n बनेगा। अगर एक एटम लेते हैं तो एक एटम मिलेगा, 2 कंपाउंड एटम मिलेगा। हाफ एटम लेंगे, हाफ एटम लेंगे, क्यों हाफ एटम लेंगे, हाफ एटम क्यों लेंगे, इसका बोलो, हाफ एटम क्यों लेंगे। देखो हाइड्रोजन क्या होता है, H2 गैस, Cl2 गैस होता है, नहीं, हाफ एटम मतलब एक H और एक Cl लेंगे, हाफ एटम हो गया ना हाइड्रोजन, ठीक है। मॉलिक्यूल था Cl ले लिए, तब ना कंबाइन करके H एक कंपाउंड एटम बनेगा, HCl बनेगा, तभी ना होगा, ठीक है। अगर H2Cl2 लेते हैं तो क्या बनता है 2HCl, यही ना हम लिखे हैं। इसका एक वॉल्यूम, एक वॉल्यूम, इसका एक वॉल्यूम, एक वॉल्यूम, कंबाइन किया तो कितना बन गया 2 वॉल्यूम। मतलब इसका अगर n एटम लेंगे, इसका n एटम लेंगे डेफिनेशन के अनुसार तो 2n कंपाउंड एटम बनेगा। मतलब 1 एटम लेंगे, 1 एटम लेंगे तो 2 कंपाउंड, हाफ एटम, चूंकि यहाँ 2 था, यहाँ पर एक एटम ले रहे हैं, एक एक एटम ले रहे हैं, तब बनेगा। ये एटम तो इंडिविजुअल है भैया, तो एक एटम को आप तोड़ कैसे दिए। डाल्टन क्या बोला था, एटम इज इंडिविजुअल, और यहीं पे 1 एटम की जगह हाफ एटम हो रहा है, तब जाके कंबाइन करके HCl बन रहा है। ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ तो गया काम से कौन, डाल्टन। बर्जिलियस तो यही बोला था। अब यहाँ पर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 कंपाउंड एटम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड हाफ एटम, देखो नोट्स इसलिए हम लिखवा के कर रहे हैं ना कि कभी अगर एनी टाइम तो वीडियो नहीं देख सकते हो, एनी टाइम तो आपके पास नोट्स ऐसा होना चाहिए कि जब उस नोट्स को पढ़ो तो लाइन बाय लाइन समझ में आ जाए। तो इसलिए थोड़ा सा है लेंदी, लिखवाते ज्यादा है, लेकिन काम आप लोग का ही आएगा, तो उसको देखना, लिखना, नोट्स कॉपी में लिख के रखोगे कोई दिक्कत नहीं है। जो जरूरत का चीज रहता है उसको हाईलाइट करके पढ़ लो, अंडरलाइन करके पढ़ लो, लेकिन नोट्स से कोताही नहीं करना, ठीक है। हाफ एटम ऑफ
आपस में कंबाइन करिए। ईच एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन हैज बीन डिवाइडेड विच इज अगेंस्ट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अगेंस्ट जा रहा है, तो बर्जिलियस का जो थ्योरी दिया गया वो फेल हो गया, सब उसका विरोध करने लगा। तब एक इटली के एक साइंटिस्ट है एमिडो एवोगाड्रो, नहीं बोला कि जनरली जितना भी मैटर होता है ना वो दो तरह के पार्टिकल से बन के रहता है। जितना भी संसार में मैटर है वो दो तरह का पार्टिकल से मिलके बना है, एक है एटम्स और एक है मॉलिक्यूल। से ही एटम्स और मॉलिक्यूल्स को क्लियर किया, जिससे आगे डेफिनेशन क्लियर हुआ। एटम्स क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल चेंज बट जनरली कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इसको ये एग्जिस्ट नहीं करता है। जबकि ये क्या हो गया? ये था स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, नहीं, और ये क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सबस्टांस। अब स्मॉलेस्ट सबस्टांस का है, तो अगर इसको मॉलिक्यूल तोड़ो तो ये एलिमेंट का भी हो सकता है, जैसे H एटम हो गया, H क्या हो गया? एटम हो गया, नहीं, और H2O क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। ठीक है, तो यहां पर आप लोग ध्यान देना, क्या बोलता है? ये सबस्टांस है, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सबस्टांस। सबस्टांस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है कि 10H2O, 50H2O, इसका एक सबसे छोटा पार्ट्स, ठीक है, एलिमेंट का। और कंपाउंड का विच हैज फ्री और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, फ्री रह सकता है, पोजेस ऑल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सबस्टांस। इसमें हाइड्रोजन गैस का पूरा कैरेक्टरिस्टिक, इसमें वाटर मॉलिक्यूल का सारा कैरेक्टरिस्टिक इसमें मौजूद है। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पर थोड़ा सा लेके। अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ लाइक एटम, जैसे अभी बताएं H2, एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल क्या हो सकता है? वो एक जैसे एटम से बन सकता है, जैसे H2 दिखाए, Cl2 दिखाए, O2 दिखाए। और मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड कंटेन्स फिक्स्ड नंबर ऑफ एटम्स और 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। अब देखो बताए ना, अभी हम आपको बताएं कि एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल बनेगा तो लाइक एटम से ही बनता है, और एक मान लो मॉलिक्यूल किसी कंपाउंड का बनता है तो फिक्स नंबर ऑफ एटम्स बनता है, मतलब हाइड्रोजन 2 रहेगा, ऑक्सीजन 1, ठीक है, या 2 से अधिक से ही बनता है तो उसमें फिक्स्ड ही नंबर रहता है, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट का बना होता है। अब इसमें क्या वर्ड बोल दिया, यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ही यहाँ ध्यान देना। मॉलिक्यूल का खासियत क्या होता है? एटम को नहीं तोड़ सकते, बट a molecule may be broken down into its constituent atoms, but the atom is indivisible during a chemical change। ये वर्ड आया कि एटम को तुम नहीं तोड़ सकते थे। वहां पर क्या था? बर्जिलियस जो बोला था उसमें एटम को तोड़ के HCl बना दे रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या वर्ड आ गया? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को आप तोड़ सकते हो, कैसे तोड़ सकते हो भैया बोलो? मॉलिक्यूल कैसे टूट सकता है? देखो H2 टूटेगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में टूट जाएगा, यहाँ बॉन्ड ब्रेक किया तो मॉलिक्यूल टूट सकता है, लेकिन क्या हो सकता है? एटम नहीं टूटेगा। इस चीज को ध्यान देना, ये एवोगाड्रो बता दिया, और इसके बाद ये जो अपना रूल लाया इसको एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, एवोगाड्रो लॉ कहा जाता है। ये थोड़ा बताना जरूरी था, नहीं अगर जानिएगा तो दिक्कत है, कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। ठीक है, अब क्या होता है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स बोला था, ये क्या आ गया? इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्ड आ गया। अब देखो तो सही हो जाएगा। हाइड्रोजन कर दो बैलेंस, करके देखो, चेक करो, ये अपने से थोड़ा दिमाग लगाना, हम थोड़ा सा फास्ट पढ़ा दे रहे, इसलिए वीडियो है कि जब दिक्कत हो डाउनलोड कर लो, उसके बाद करते रहो। H2 है, यहाँ Cl2 है, HCl है, बैलेंस कर दो 2, यहाँ पर 1 है तो 1 वॉल्यूम, 1 है तो 1 वॉल्यूम, 2 है तो 2 वॉल्यूम। n मॉलिक्यूल लेंगे तो n मॉलिक्यूल रहेगा, 2n मॉलिक्यूल बनेगा। एक मॉलिक्यूल है ना, एक मॉलिक्यूल है 2 मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल लेंगे, एक मॉलिक्यूल लेंगे तो ये 2 मॉलिक्यूल बनेगा। हाफ मॉलिक्यूल लेंगे, हाफ मॉलिक्यूल मतलब HCl लेंगे और Cl लेंगे, नहीं इसका हाफ ही ना होगा तो एक मॉलिक्यूल HCl का बन जाएगा। नहीं, 1 एटम वो तो क्या, हाइड्रोजन क्या है? एटम, हो गया 1 एटम, क्लोरीन क्या है? एटम, 1 एटम बन गया 1 मॉलिक्यूल। अब तो डिफिनेशन सही हो गया, यही था एवोगाड्रो लॉ। ठीक है,
और does the hypothesis explain that the molecules of reacting gases break up into constituent atoms during chemical change which then combine to form new molecules of the product और products। यही था, आप लोग तो पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, बोरिंग लगता है, लिखवाते ज़्यादा है, नोट्स टाइप का ही है, नोट्स प्लस कंसेप्ट दोनों देते जा रहे हैं। देखिए एनसीईआरटी के बाद आप लोग को साइड बुक वगैरह से भी न्यूमेरिकल्स वगैरह सारा करवाएंगे जो आपका आगे चल के कंपटीशन वगैरह में हेल्प करेगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, कमेंट जरूर कीजिए। बोरिंग तो लग रहा होगा सर लिखा रहे ज़्यादा केमिस्ट्री में, क्या करें, पहला चैप्टर ये सा है।